हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के न्यू टॉपिक पे जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ क्लॉज। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पढ़ा था, जो कि वीडियो थोड़ी लंबी भी थी और क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें समझानी थी, ज़्यादा उसके काइंड्स थे इसलिए। ठीक है, तो फ्रेजेस के टाइप्स आपने देख लिए, उनको आइडेंटिफाई करना सीख लिया, कौन सा फ्रेज किस टाइप का होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज चलिए हम क्लॉज के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे क्लॉज क्या है ये तो आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में आपको बता दी गई थी, मतलब टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के पहले वाली वीडियो में। अब इसमें हम सारे टाइप्स के बारे में एक एक करके देखेंगे। देखिए, जितने फ्रेजेस के टाइप्स थे उतने आपको क्लॉज के टाइप्स नहीं मिलेंगे, उससे कम ही है, तो ये आपको इजी हो जाएगा थोड़ा। पहला टाइप्स है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, और तीसरा है हमारा कोऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन टाइप्स, नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। मतलब इतने ही क्लॉज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब फ्रेजेस का क्या था कि फ्रेजेस था हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो जहाँ वर्ड बन गया हमने नाम नाम देते गए। जैसे उसमें नॉन फ्रेज भी आपने देखा, एडजेक्टिव फ्रेज भी देखा, एडवर्बियल फ्रेज भी देखा, वर्बल फ्रेज भी देखा, फ्रेजल वर्ब देखा, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी देखा, इंटरजेक्शन फ्रेज भी देखा, कंजक्शनल फ्रेज भी, इन्फिनेटिव फ्रेज, जेरंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज, इतनी सारी चीज़ें देखी। अब इसमें उतने टाइप्स क्यों नहीं बन पाए क्लॉज के? ठीक है, क्योंकि इसका भी रीज़न है। क्लॉज किसे कहते हैं? तो जहाँ पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर बने, मतलब एक सेंटेंस भी क्लॉज हो सकता है। मेनली क्लॉज होने के लिए उसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब। अब सब्जेक्ट और वर्ब ये जोड़ा कोई प्रेपोजिशन तो नहीं निभा सकता, इंटरजेक्शन भी नहीं, कंजंक्शन भी नहीं, ठीक है, इसलिए वो सारे काइंड्स इसके नहीं हुए। देखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकता है? तो या तो नाउन या तो प्रोनाउन। प्रोनाउन तो नाउन के बदले ही में आता है, तो हम नाउन को ही रखेंगे, इसलिए हो गया नाउन क्लॉज। वर्ब, नाउन की विशेषता जो बताया उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो चलो एक क्लॉज काइंड्स बना हमारा। फिर इसमें वर्ब है, तो वर्ब को भी क्वालिफाई करने के लिए कोई चाहिए, तो क्या होता है? एडवर्ब। इसीलिए हमारे क्लॉज के टाइप्स भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम के बेसिस पे तीन ही बन पाए, नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। चलिए इन तीनों को समझने से पहले इन तीनों को समझ लें, इंडिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि वैसा क्लॉज जो कि एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है। कैसा थॉट? कंप्लीट, मतलब कि एक पूर्ण अर्थ देता है, आधा अधूरा नहीं, पूर्ण अर्थ। नाम ही है इसका इंडिपेंडेंट, यानी कि आत्मनिर्भर। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको आप कह सकते हो मेन क्लॉज। कौन सा क्लॉज? मेन क्लॉज। एक और नाम देता है इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज के दो नाम हो गए, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। ये नाम भी कहीं आपको देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों इसी को कहते हैं। इंडिपेंडेंट है ये, तो ये क्या होगा? स्टैंड अलोन एंड मेक सेंस बाय इटसेल्फ, मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं हो सकता, ये अकेला ही सेंस दे सकता है सेंटेंस का, ठीक है, अकेला ही सेंटेंस का अर्थ दे सकता है, और ये अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होता, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखिए। द विंड ब्लोज, देखने में तो आपको एक सेंटेंस लग रहा है, तो ऑब्वियसली सेंटेंस है, सेंटेंस भी तो एक क्लॉज होता ही है, तो ये देखो एक सेंटेंस है। हवा बहता है, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, ये भी देखो कंप्लीट सेंटेंस है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब पेयर मिल गया, सब्जेक्ट वर्ब पेयर मिल गया, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, इनका पूरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू दिल्ली सो दैट ही माइट गेट ए जॉब, वह दिल्ली गया था ताकि उसे जॉब मिल सके। अब यहाँ बताइए, जैसे यहाँ तो एक एक क्लॉज था, एक सेंटेंस था और एक ही क्लॉज, यहाँ भी एक ही क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने क्लॉज आपको दिख रहे हैं? तो जब मैंने फ्रेज और क्लॉज पढ़ाया था तो उसमें आपने क्लियरली समझ लिया था कि क्लॉज कहाँ कैसे पहचाने। तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 3 में, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको कितने क्लॉज दिख रहे हैं? कहेंगे मैम हमें 2 क्लॉज दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब पेयर भी 2 आया। देखिए, ही वेंट, यहाँ एक सब्जेक्ट वर्ब, ही वेंट टू दिल्ली, यहाँ से यहाँ तक यदि बात करें,
उसके बाद ये है ताकि ही माइट गेट ए जॉब। देखो यहाँ भी सब्जेक्ट आया, यहाँ भी वर्ब आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक बात हुई, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, और यहाँ से यहाँ तक अलग बात हुई, मतलब दो एक्शन हो रहा है, एक दिल्ली जाने का और दूसरा उसके जॉब लेने का। ठीक है, तो बस दो जगह सब्जेक्ट वर्ब पेयर आया तो दो क्लॉजेज हो गए। अब इसमें यदि मैं पूछूं बताइए इन दोनों पार्ट में से आप इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहोगे, आत्मनिर्भर वाला, ये हो जाएगा ही वेंट टू दिल्ली। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस का इस पार्ट का जब आप अर्थ करोगे तो ये होगा ताकि उसे जॉब मिल सके। अगर आप ऐसे बोलते हो ताकि उसे जॉब मिल सके तो इसको लगेगा कि नहीं, इसके साथ कुछ ज़रूर जुड़ा हुआ था, या तो इसके बाद जुड़ेगा या इसके पहले कुछ जुड़ा था, तभी ऐसा बोल रहा है कि ताकि उसे जॉब मिल जाए। लेकिन जब ऐसे कहोगे वह दिल्ली गया, तो हाँ ठीक है, इसका तो कंप्लीट अर्थ आ ही रहा है, वह दिल्ली गया, ये अपने अर्थ के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये आपको अर्थ के लिए डिपेंडेंट है, ताकि उसे जॉब मिल सके। ताकि क्या उसे जॉब मिल सके, तो वह दिल्ली गया। तो ये वाला पार्ट जो है ना, इसी को आप कह दोगे डिपेंडेंट क्लॉज। आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कि आपको डिपेंडेंट क्लॉज होगा, मतलब ये अपने अर्थ के लिए इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ही वेंट टू दिल्ली, ये आपको हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट देखिए, आई विल कम टू मीट हिम इफ ही इनवाइट्स मी, मैं उससे मिलने जाऊंगा अगर वो मुझे इनवाइट करता है तो। फिर से वही बात हो गई यहाँ पे भी। ठीक है, अब एक सेंटेंस पे मैंने उतना टाइम दिया आपको बताने के लिए ताकि ये आप खुद से कर सको। वीडियो पॉज कीजिए और खुद समझिए कि दोनों में से कौन सा हो जाएगा डिपेंडेंट और कौन इंडिपेंडेंट। तो आई विल कम टू मीट हिम, ये आराम से जा रहा है आपको कि मैं उससे मिलने आऊँगा, तो ये हो गया आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर वह मुझे इन्वाइट करता है, अगर केवल आप इतना बोलो कि अगर वह मुझे इन्वाइट करता है, सुनने वालों को लगेगा कि अच्छा हाँ ठीक है, अगर इन्वाइट करता है तो आगे बोलो, लगेगा कि हाँ ये अर्थ तो अधूरा ही है, इसके बाद कुछ ज़रूर जुटना चाहिए, इसके बाद कुछ होना चाहिए, मतलब कि ये वाला पार्ट अपने पूरा अर्थ देने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट, यानी कि इस पे डिपेंडेंट है। मतलब कि सेंटेंस को आप ऐसे कह सकते हो, अगर वह मुझे इनवाइट करता है तो मैं उससे मिलने जाऊंगा, है ना, ये चीज़ हो सकता है। लेकिन मैं उससे मिलने जाऊंगा ये ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर वह इनवाइट करता है तो ये अगर लग जाने की वजह से ये आपका बन गया डिपेंडेंट क्लॉज और उधर वाला पार्ट इंडिपेंडेंट। उसके बाद बिकॉज ऑफ माई इलनेस आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, मेरी बीमारी की वजह से या मेरी ख़राब तबीयत की वजह से मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाया। अब इसमें बताइए वीडियो पॉज करके कौन सा डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट। तो मेरी ख़राब तबीयत की वजह से मैं क्लास नहीं जा पाया, तो यहाँ पे ये पार्ट हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या आप सही थे, जो आपने आंसर सोचा था क्या वही निकला? या देखिए बिकॉज ऑफ माई इलनेस, तो मेरी इलनेस की वजह से या क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मैं बीमार था। ठीक है, अब ये इतना बोलने के लिए ये इस पे डिपेंड करे, तो इसीलिए ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। एक चीज़ आप देख रहे हो, जो सेंटेंस का पार्ट अपना कंप्लीट अर्थ दे, ठीक है ना, कंप्लीट सेंस उसका निकले, वो इंडिपेंडेंट, और जो अपने सेंस के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाए वो डिपेंडेंट। सो इजी, ठीक है ना। अब देखिए डिपेंडेंट को ही हमने ऐसे, अब आपने इंडिपेंडेंट को अच्छे से समझ लिया तो डिपेंडेंट को और अच्छे से समझ लोगे। देखिए ये अपने आप सेंस नहीं बनाता, इट कैन नॉट मेक, ठीक है। दूसरा है कि ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करता। ये जो है डिपेंडेंट होता है किस पे, तो मेन क्लॉज पे। अभी आपने देखा ये अपने अर्थ के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। और डिपेंडेंट क्लॉज की पहचान क्या है, तो ये यूजुअली यानी कि प्रायः, ठीक है, यह किस चीज़ से शुरू होगा, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब। देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल्स कुछ दे दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, दैट, व्हाट, सो दैट, एज लॉन्ग एज, एल्दो, दो, ये सारे इस तरह के जो कंजंक्शन होते हैं इनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और एक तरह से आपको आपके डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट यानी कि कौन सा, सबऑर्डिनेट क्लॉज ना। तो जैसे कि आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज के दो और नाम देखे थे, उसी तरह से आप सबऑर्डिनेट के एक नाम बस देख लीजिए। सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट,
ठीक है ना, जो कि दूसरा नाम इसका है। रिलेटिव प्रोनाउन से भी शुरू हो सकता है, जैसे कि दैट, विच, व्हाट, हु, रिलेटिव एडवर्ब से। अब इतनी सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी, बस आपको दिमाग में इमेज बिठानी है आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की कि इस तरह के कुछ वर्ड से अगर आएंगे तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, जैसे कि एज, बिकॉज, बिफोर, दो, अल्दो, ये सब। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब ये समझना कितना ईजी है, तो बस आप दिमाग में बिठा लो डब्ल्यू एच वर्ड। बस डब्ल्यू एच वर्ड मतलब डब्ल्यू और एच जिसमें आए, ज़्यादातर जो कि आपको लगता है क्वेश्चन वर्ड। एक एक्स्ट्रा है आपको दैट, जिसमें डब्ल्यू एच नहीं है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं अगर सेंटेंस के बीच में आए और उसके बाद कोई सेंटेंस का पार्ट शुरू होता है तो समझ लीजिए कि वो डिपेंडेंट है। तो दोनों आपको क्लियर हो गया, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, अब डिपेंडेंट का एग्जांपल हम देख लेते हैं। शी वॉज बिजी टॉकिंग टू द वुमेन हुम शी मेट ऑन द ट्रेन। मेरे आंसर बताने से पहले आप जरा पॉज करके बताइए कि इस पूरे पार्ट में आपको डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा मिलता है। चलिए, आपने गेस कर लिया, देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। शी वॉज बिजी टॉकिंग टू द वुमेन, एक यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट मुझे मिला। ठीक है, उसके बाद होम शी मेट ऑन ट्रेन, किससे की वह ट्रेन पे मिली। चलो, दो क्लॉजेज आ गए, यहाँ से यहाँ तक C1, यहाँ से यहाँ तक C2, क्लॉज 1 क्लॉज 2। कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है। शी वॉज बिजी टॉकिंग टू द वोमेन, ये वह बिजी थी औरत से बात करने में, तो यही हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब इसका कंप्लीट अर्थ आ रहा है, ये अपने अर्थ के लिए डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये कह रहा है जिससे वह ट्रेन पे मिली थी, जिससे वह ट्रेन पे मिली थी। अब लग रहा है इसके आगे भी कुछ बोला जाएगा, हाँ, तो ये कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। समझ गया। चलो, उसी तरह सेकंड नंबर देखते हैं। रोहन लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल। रोहन जल्दबाजी में निकला, हड़बड़ी में निकला, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। आफ्टर ही गॉट ए फोन कॉल, उसे जब फ़ोन कॉल आया, या उसे फ़ोन कॉल आने के बाद, उसे फ़ोन कॉल आने के बाद। अब ये पूरा अर्थ देने के लिए आपको फिर इधर बोलना होगा कि उसे फ़ोन कॉल आने के बाद रोहन जो है हड़बड़ी में निकला। मतलब कि इन दोनों पार्ट में से अगर हम इस पार्ट को निकाल करके अलग कर दे, रोहन लेफ्ट इन हरी, रोहन जल्दबाजी में निकला, ये कंप्लीट अर्थ देगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता कि ये अधूरा है। लेकिन इसको यदि आप अलग करके लिखते हो आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, तो ये आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो अधूरा है, ये इनकम्प्लीट, इसीलिए हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। इसी तरह इसमें बात करते यू कैन गो वेयर एवर यू वांट, तुम जा सकते हो जहाँ चाहो, यू कैन गो, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, तुम जहाँ जाना चाहते हो, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अब आपको इजीली, उम्मीद है मेरे आंसर देने से पहले आप ही दे रहे होंगे। वी मिस्ड अवर ट्रेन, हम लोगों ने अपनी ट्रेन मिस कर दी क्योंकि हम लोग लेट थे, हम लोगों ने ट्रेन मिस कर दी। चलो ठीक है, कंप्लीट अर्थ दे रहा है तो इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम लोग लेट थे, क्योंकि लेट थे, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज, ये कंप्लीट नहीं है जब तक कि आप ये वाली बात नहीं। नेक्स्ट, आई नो वॉट यू वॉन्ट टू से, मैं जानता हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि तुम क्या कहना चाहते, ये डिपेंडेंट। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, ये हो गया। अब थर्ड है आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह ही होता है, बस इसमें फ़र्क आ जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का, इसीलिए ये थोड़ा थर्ड काइंड बन गया। नहीं तो आपको क्लॉज के दो ही काइंड्स पढ़ने होते, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, है ना। देखिए क्या रहा, क्लॉज है जो कि लिंक करता है दूसरे क्लॉज को, इक्वल इंपॉर्टेंस वाला दो क्लॉज को जोड़ेगा विद इन अ सेंटेंस। ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये देखना कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या, अब कहेंगे ये भी आपको याद रखना होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट का आपने थोड़ा सा फिगर माइंड में देख लिया, एज लॉन्ग एज दो, एल दो, एज सुन एज, उस तरह का। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत ईजी है, बस ये ट्रिक आप याद रखो, फैन बॉयज़, क्या, फैन बॉयज़, और इसी के लिए आपके पास जो शब्द बनेंगे वही आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नॉर, ठीक है, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सिंस। मतलब ये जो शब्द हैं ये आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं।
कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है इन्हीं शब्दों से शुरू होगा और कह रहा है दे कैन स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस। इनका कंप्लीट अर्थ होता है, मतलब कि ये डिपेंडेंट नहीं होते किसी पे, ठीक है ना। देख, शी लव्स टू रीड एंड ही इंजॉयज राइटिंग। शी लव्स टू रीड, ये हो गया एक कंप्लीट क्लॉज। एंड ही इंजॉयज राइटिंग, ये हो गया कंप्लीट क्लॉज, ठीक है। इंजॉयज राइटिंग क्लॉज 2 हो गया। इसमें क्या कौन सा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज उसको कहते हैं, है ना। देखिए एंड से शुरू हुआ है, बस ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट सीसी, ठीक है। अब कहो कि मैम ये एंड को भी तो इंक्लूड करेंगे कि और वह राइटिंग इंजॉय करता है, कि हम और बोल रहे हैं तो लग नहीं रहा कि पहले से इसमें कुछ और जुड़ना चाहिए या कुछ था, ये इसकी वजह से। तो दरअसल बात यही है कि ग्रामर के रूल्स भी यही कहते हैं, जैसे ये इन सब में तो आपने whom को इंक्लूड किया, यहाँ आफ्टर को इंक्लूड किया, यहाँ wherever को इंक्लूड किया, बिकॉज को इंक्लूड किया, ठीक है ना। और इसमें भी आपने बाकी सेंटेंस में ये सब, इसमें व्हाट को इंक्लूड किया, और तब हमने कहा कि ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। लेकिन कोऑर्डिनेट की बात जब हम करें ना, तो हम उसमें से इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा करके जो सेंटेंस का पार्ट बनता है उसके बाद वाले को कहते हैं, ठीक है ना। यही ग्रामर का रूल्स कहता है कि जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात हो, क्लॉज की बात चल रही है, तो आप उसको इंक्लूड करके नहीं, उसको छोड़ करके बाकी सेंटेंस का अर्थ देखिए कि वो डिपेंडेंट है कि नहीं अर्थ पे। तो बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। एंड को यहाँ पे, एंड से भले ही शुरू है, ये पहचान के लिए हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन आपको जोड़ना यहीं से है, ही इंजॉयज राइटिंग। चलो ये भी अपने अर्थ के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज। ही वांटेड टू गो टू द पार्क, इसको भी आप कह सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट इट स्टार्टेड रेनिंग, बट से शुरू है ये पूरा, तो ये क्या हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। शी डजंट लाइक स्पिनच, यहाँ से हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और ये नॉर डट शी लाइक ब्रोकोली, ये भी आपका हो जाएगा आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। समझ गए। देखिए यहाँ तक की जो बातें हैं ना, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ये ज़्यादातर आपको स्कूल एजुकेशंस एकेडमिक्स के लिए हो जाती है, उसमें डिटेल समझ है। और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की जो इंग्लिश अच्छे से समझने के लिए, ताकि आप बड़े सेंटेंसेस को ईजिली हैंडल करो, तो मेन आपको नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव, एडवर्ब यही पहचानना होता है। लेकिन ये आया कहाँ से, इसकी जड़ क्या थी, इसलिए मुझे वो बताना ज़रूरी था। अब ये देखिए टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि जो दूसरा टाइप्स है ना। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कौन सा क्लॉज, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, वेरी गुड, डिपेंडेंट, ठीक है ना। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब कि जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा, उसको कहेंगे हम डिपेंडेंट क्लॉज। और उसी डिपेंडेंट क्लॉज को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। बस यही तीनों पढ़ना है। चलिए जल्दी इसको फिनिश करते हैं। पहला आपका नॉन क्लॉज, क्लॉज जो कि नाउन की तरह फंक्शन करे। देखिए नाउन फ्रेज में भी हमने यही देखा कि जो नाउन की तरह फंक्शन करे वो नाउन फ्रेज, तो क्लॉज में क्या हो जाएगा, जो नाउन की तरह फंक्शन करे वो नॉन क्लॉज। और ये सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है, तो सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, जो कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है ना, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीज़ें आपको पहली वीडियो में ही बता दी गई है, तो वहाँ से आपको क्लियर होगा, यहाँ तक रिपीट ना कर। देखिए यहाँ पे व्हाट ही सेड सरप्राइज्ड एवरीवन, जो उसने कहा ने सबको सरप्राइज कर दिया। क्या सरप्राइज कर दिया सबको, तो जो उसने कहा, जो उसने कहा वो सरप्राइज कर दिया सबको। ये देखिए वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और वर्ब के पहले ये आने वाला ये सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट है
सब्जेक्ट ने क्या किया, सरप्राइज किया, किसको, एवरीवन को। अब सब्जेक्ट के रूप में क्या आपका है, व्हाट ही सेड, ठीक है ना। अब देखिए शब्दों का ग्रुप है तो इसको फ्रेज कहोगे कि क्लॉज कहोगे, तो इसको तो ऑफ कोर्स क्लॉज कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है। देखो ही भी आ गया है, सेड भी, ठीक है ना। तो ही आ गया, सेड आ गया, तो ये हो गया, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, तो नॉन क्लॉज। पहली बात तो ये कि ये क्लॉज है। क्लॉज में दूसरा क्या है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है, व्हाट से, यानी कि WH वर्ड। और सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज की पहचान क्या है, तो या तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा, यानी कि एज लॉन्ग एज, ठीक है ना, एज सुन एज, एल दो, आफ्टर, बिफोर, वो सारी चीज़ें। फिर रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब, जिसमें कि WH वर्ड सारे आ गए थे, है ना, वो सारे। तो इन चीज़ों से ही शुरू आपका होगा, वही हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, जिसमें कि पहला काइंड हम नाउन क्लॉज का देख रहे हैं। ये सेंटेंस आपको समझ में आया क्यों और कैसे हुआ। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के रूप में 3 शब्द आए, जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब पेयर है, और सब्जेक्ट के रूप में हमारा नाउन या प्रोनाउन ही तो आता है, तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। समझ गए। अब देखिए, आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, मैं यानी सब्जेक्ट, नहीं जानता यानी वर्ब, क्या नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि वह क्या, ठीक है ना, मैं नहीं जानता कि वह क्या चाहता है, कि वह क्या चाहता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में 3 शब्द है, व्हाट ही वांट। देखो ही है सब्जेक्ट और वांट्स हो गया वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब पेयर यहाँ भी हमें मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ भी हो गया हमारा नाउन क्लॉज, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया। यहाँ पे नाउन क्लॉज हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम किया, और यहाँ पे हमारा एक नाउन क्लॉज आया जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, वी विल टेल हु एवर आस्क द ट्रूथ, वी सब्जेक्ट, विल टेल वर्ब, हम लोग कह देंगे या बता देंगे, इसको बताएंगे, जो भी सच पूछेगा उसे बताएंगे। क्या बताएंगे नहीं कह रहा है, हम लोग बता देंगे, जैसे कहते हैं ना, आई विल टेल यू, ठीक है, आई विल टेल यू, आई विल टेल हिम, आई विल टेल हर, उस तरह से मैं तुम्हें बताऊंगा, उसे बताऊंगा, किसे बताऊंगा, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन ये नहीं कह रहा है किसे बताऊंगा, जो भी सच पूछेगा उसे बताऊंगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये पूरा पार्ट क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के रूप में शब्दों का ग्रुप आया, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी आया है, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। चलिए नंबर 4, द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव इनफ टाइम। द प्रॉब्लम सब्जेक्ट, इज वर्ब, प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि हम लोग पास इनफ टाइम ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ईज के बाद ये पूरी चीज़ें इस सब्जेक्ट को पूरा कर रही है, तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पास टाइम नहीं, प्रॉब्लम को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ हो गई, ये हो गया हमारा, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैपेंड, शी सब्जेक्ट, इज वर्ब, रिस्पॉन्सिबल फॉर का क्या आ गया, प्रीपोजिशन। वह जिम्मेदार है के लिए, किस चीज़ के लिए, तो जो हुआ, व्हाट हैपेंड, जो हुआ उसके लिए वह जिम्मेदार, जो हुआ उसके लिए वह जिम्मेदार है। यहाँ प्रीपोजिशन है, तो यहाँ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और ये हमारा यहाँ पे भी, ठीक है, समझ रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे नाउन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर, आई डोंट नो वेदर ही विल अटेंड द मीटिंग और नॉट, मुझे नहीं पता, सब्जेक्ट, डोंट नो वर्ब, क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो मीटिंग अटेंड करेगा कि नहीं। आपको क्या नहीं पता, जैसे आई डोंट नो दिस, आई डोंट नो दैट, आई डोंट नो इट, आई डोंट नो हिम, ऐसे ना आकर के ऑब्जेक्ट के रूप में इतने सारे शब्द आए हैं कि वेदर ही विल अटेंड द मीटिंग और, देखिए इसीलिए बोल रही कि क्लॉज और फ्रेजेस को समझना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि
राज लाइक सिमरन, सिमरन लाइक्स राज। ऐसे सेंटेंस आपको थोड़े ना आएंगे केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में एक एक शब्द और आइडेंटिफाई कर लो। देख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट के रूप में इतना बड़ा शब्द आया है, कुछ टाइम और बड़ा आएगा। ऐसे सेंटेंसेस और लंबे हो जाते हैं। मतलब कि स्ट्रक्चर तो वही हमारा रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में शब्दों का ग्रुप आ जाता है। शब्दों का ग्रुप बढ़ते के साथ सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बढ़ जाता है। तो जब तक आप समझोगे नहीं कि यहाँ से यहाँ तक पार्ट ये ऑब्जेक्ट आया, यहाँ से यहाँ तक पार्ट ये सब्जेक्ट आया, तो आप सेंटेंस में सही जगह वर्ब की लोकेशन भी नहीं बता पाओगे और एरर भी नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है ना। तो बड़े सेंटेंसेस पैराग्राफ को समझने में इसीलिए दिक्कत होती है, क्योंकि शुरू में उनका ग्रामर का पिलर हिला हुआ रहता है, जो कि फ्रेज और क्लॉज बिना पढ़े ही स्किप कर जाते हैं। इसमें समझ लिया आपने, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया, वेदर ही विल अटेंड द मीटिंग और नॉट। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर से ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज। मतलब नाउन क्लॉज आपने देख लिया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम किया, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है ना। मतलब ओवरऑल नाउन क्लॉज क्या है, तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, कॉम्प्लीमेंट का काम करे, कुछ का भी काम करे, मतलब सेंटेंस में नाउन की तरह काम करे, बस वो नाउन क्लॉज। ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या, तो जो एडजेक्टिव की तरह काम करे। और एडजेक्टिव का काम क्या है, तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करना यानी कि क्वालिफाई करना, है ना। क्वालिफाई करना, उनकी विशेषता बताना, उनकी विशेषता बताना। हाँ, एडजेक्टिव क्लॉज को हम दूसरे शब्दों में रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है। जो मैं कह रही हूँ कि इसको इस नाम से भी जानते हैं, कहते हैं, और याद रखा कीजिए, टर्म से कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए। तो एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज की देखिए क्या पहचान है, जनरली आपको रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होंगे या रिलेटिव एडवर्ब से। ठीक है। या तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा या रिलेटिव एडवर्ब, मतलब कि WH वर्ड से, राइट। और WH वर्ड के साथ साथ उसमें एक और इंक्लूडेड था, जो कि क्या था, दैट। मतलब इस तरह से ये शुरू होगा। एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि वो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब क्या है। ये देखिए यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन और ये रिलेटिव एडवर्ब। मतलब इनसे जो चीज़ें शुरू होगी वही हमारा हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव क्लॉज। और ये एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, ये सब किसके काइंड्स है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज के। ठीक है। चलिए ये हम देख रहे थे। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। द बुक दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। देखो यहाँ से यहाँ तक यदि आप बात करो, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज क्या हो गया, वर्ब। ये माइन का आगे पढ़ोगे कि ये प्रोनाउन है ना। मतलब कि वह बुक जो कि टेबल पर है वो मेरी है। यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ तो आप कहोगे कि मैम सब्जेक्ट के रूप में जो यूज़ होता है उसे तो नाउन क्लॉज कहते हैं। द बुक दैट इज ऑन द टेबल, यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा नाउन क्लॉज हो गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ एडजेक्टिव क्लॉज बताइए। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या, तो नाउन की विशेषता बताए। यानी कि आपको नाउन यहाँ पे क्या दिख रहा है, बुक। अब बुक के बारे में जो कही गई बातें होंगी वही हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। तो बुक के बारे में क्या कहा गया है, दैट इज ऑन द टेबल। यहाँ से दैट इज ऑन द टेबल, यहाँ से यहाँ तक की जो बात हो गई ये हमारा। समझ गए आप, नहीं समझ गए। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा नाउन क्लॉज, लेकिन ये हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, दैट इज ऑन द टेबल। चलो अगला आप बताओ मेरे बताने से पहले। द वुमेन हु कॉल्ड यू इज माई आंट। फिर से यहाँ तक बोले कि हाँ मैम ये उसी तरह का ही तो है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया माई आंट, ये हो गया माई आंट। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फिर से नाउन क्लॉज, लेकिन हमें चाहिए एडजेक्टिव क्लॉज। तो नाउन क्या है, द वुमेन। तो नाउन की विशेषता कौन बता रही है, हु कॉल्ड यू, वो औरत जिसने आपको बुलाया वह मेरी चाची है। औरत के बारे में विशेषता बताई जा रही है क्या, कि जिसने आपको बुलाया। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लॉज। समझ गए। दिस इज द प्लेस वियर वी मेट। देखो दिस इज द प्लेस, यह वही जगह है। अब प्लेस के बारे में क्या एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है, क्या मॉडिफाई किया जा रहा है, तो जहाँ हम लोग मिले थे,
तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज आपका इधर आ गया, ये है आपका, ठीक है। इसमें ये था एडजेक्टिव क्लॉज, ऊपर में वो। दिस इज द प्लेस, यह जगह है, क्योंकि प्लेस आ गया आपको नाउन, नाउन की विशेषता बता रहे हैं जहाँ हम लोग मिले, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है, हुज फादर इज ए डॉक्टर। मेरा एक फ्रेंड है, देखो फ्रेंड नाउन है, फ्रेंड के बारे में ही ना एक्स्ट्रा बातें की गई है, जिसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, द टाइम व्हेन वी अराइव्ड वाज लेट, वह समय, ठीक है ना, समय भी नाउन है, ठीक है ना। समय के बारे में कह रहा है, व्हेन वी अराइव्ड वाज लेट, टाइम के बारे में कह रहा है, वो टाइम जिस वक्त हम लोग यहाँ आए वो लेट था। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। ये समझ गए आप। तो देख रहे हो नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है, और एडजेक्टिव क्या है तो वो नाउन को क्वालिफाई करने आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब लास्ट बारी हमारे एडवर्ब क्लॉज की। देखिए एडवर्ब क्लॉज क्या करेगा, ये एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगा, और एडवर्ब की तरह फंक्शन करना मतलब ये क्या करेगा, किसको मॉडिफाई करेगा, मतलब ये वर्ब की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, और खुद दूसरे एडवर्ब की भी, मतलब कि ये वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा या उनको क्वालिफाई, ठीक है। ये देखिए ये बिगिन होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, नाउन क्लॉज के बारे में आपको कुछ नहीं कहा गया कि ये किससे शुरू होगा, मतलब कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से भी शुरू हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन से भी, रिलेटिव एडवर्ब से भी। लेकिन आपको एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में क्या कहा गया कि ये रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा, और एडवर्ब क्लॉज के बारे में आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो, है ना। तो आप देख रहे हो कितना इजी, ये पहले तो पहचानना ही हो गया। तो चलो मान लो आप किसी वक्त भूल जाते हो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब क्या था, तो वन एंड ओनली आपको यही तरीका याद रहेगा कि एडजेक्टिव यानी कि क्वालिफाई करता है, वर्ब यानी कि खुद एडजेक्टिव को क्वालिफाई। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। हाँ ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एडवर्ब पढ़ा और ये चीज़ें नहीं जानी तो फिर क्या जाना। एडवर्ब क्लॉज जो है वो जवाब देता है किस चीज़ का, हाउ का, कोई काम कैसे हुआ है, व्हेन का, कब हुआ है, वेयर का, कहाँ हुआ है, वाई का, क्यों हुआ है, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक हुआ है, कब तक हुआ है, ये व्हाट रीज़न, किस कारण हुआ है, किस वजह से हुआ है, और अंडर व्हाट कंडीशन, किस शर्त पे या किस स्थिति में हुआ है। मतलब इन इन चीज़ों का जो जवाब देगा वो नाउन क्लॉज नहीं होगा, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगा, वन एंड ओनली क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज। तो तीनों में काफ़ी चीज़ें डिस्टिंक्टिव है, ये आपको इजीली पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। When the storm started, we went inside. जब तूफान शुरू हुआ, आंधी शुरू हुई, हम लोग अंदर गए, हम लोग अंदर गए, ठीक है। कब, जब तूफान शुरू हुआ, देखो कब का जवाब दे रहा है ना, जब तूफान शुरू हुआ कब का जवाब दे रहा है, ये जब तूफान शुरू हुआ ये किसी चीज़ को क्वालिफाई तो नहीं कर रहा, नहीं ना, तो एडजेक्टिव नहीं होगा। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह तो नहीं आ रहा है कि नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा, तो नहीं, ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज। समझ रहे हैं आप, मतलब एडवर्ब क्लॉज में मेन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कैसे, कहाँ, कब, क्यों, किस तरह, किस कंडीशन में, क्या रीज़न, ऐसी ऐसी चीज़ों का जवाब मिलेगा। बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली, वह जल्दी सोने गया, क्यों, क्योंकि वह थका था, क्योंकि वह थका था हमें क्यों का जवाब मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। अगर ये दो सेंटेंस आप समझ गए हैं तो बाकी का जवाब आप वीडियो पॉज करके दीजिएगा। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, तुम यहाँ रुक सकते हो जब तक तुम चाहो, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, ठीक है। देखिए एज लॉन्ग एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है,
अब पहचान दिया है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही शुरू होगा। देखिए व्हेन भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, बिकॉज भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो अगर आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन याद है ये बढ़िया है, नहीं याद है तो ये चीज़ें आप लगा लोगे, ये हाउ व्हेन वेयर वाला। तुम यहाँ रुक सकते हो कब, जब तक तुम चाहो, तो कब का जवाब मिल रहा है, ये हमारा एडवर्बियल क्लॉज हो गया। नेक्स्ट, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे वेंट फॉर ए वॉक, हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी वो लोग वॉक पर गए। हालांकि बारिश हो रही थी, कंडीशन ही बता रहा है ये, हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी वो लोग गए, ये शर्त बता रहा है अंडर व्हाट कंडीशन। दे वेंट फॉर ए वॉक नहीं, ये वाला का हो जाएगा आपको एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, ही स्पीक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, वह ऐसे बोलता है मानो उसे सब कुछ पता हो। वह ऐसे बोलता है, ही स्पीक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, जैसे कि उसे सब कुछ आता हो। मतलब कि किस तरह से बोलता है, जैसे उसे सब कुछ आता हो। ये मैनर का जवाब दे रहा है। कैसे बोलता है यानी हाउ का जवाब दे रहा है। हाउ का कैसे बोलता है कि जैसे उसको सब कुछ आता हो, सॉरी ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। और लास्ट, यू कैन पुट द बुक वेर एवर यू फाइंड स्पेस, तुम किताब रख सकते हो जहाँ भी तुम्हें जगह मिले, ठीक है। तो तुम किताब रख सकते हो कहाँ, जहाँ भी तुम्हें जगह मिले रख दो। अब ये कहाँ का जवाब दे रहा है, वेयर का जवाब है ना। तो वेयर एवर यू वांट, ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा एडवर्बियल क्लॉज। तो देख रहे हैं आप तीनों क्लॉजेस को समझना कितना इजी हो गया आपको। एक बार ओवरव्यू देखिए, नाउन क्लॉज आपको सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। एडजेक्टिव क्लॉज क्या करेगा, तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। एडवर्बियल क्लॉज क्या करेगा, तो इन शब्दों का जवाब देगा, नहीं तो है क्लॉज। अब मेन बात तो तब है जब तीनों मिला करके दिया जाए और आपको पूछने को कहे, बताने को कहे कि बताओ ये कौन सा क्लॉज। तीनों को आपने अलग अलग देख लिया, इंडिविजुअली देख लिया। अब ज़रा अंडरलाइंड पार्ट बताइए। यहाँ पे हम ये नहीं लेंगे कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये बताओ, नहीं, डायरेक्ट जो मेन मुद्दे की बात है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, वो चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला, आई न्यू द टाइम वेन शी वुड गो देयर, मैं वह समय जानता हूँ। आई न्यू द टाइम, मैं क्या जानता हूँ, आई सब्जेक्ट, ये क्या वर्ब, क्या जानता हूँ, टाइम ऑब्जेक्ट। तो टाइम जब ऑब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आता है, नाउन। लेकिन नाउन टाइम के बगल में, यानी कि इस टाइम के बारे में ही बातें की गई है ना, कि वह कब जाएगी, वेन शी वुड गो देयर, या कब गई थी। आई न्यू द टाइम वेन शी वुड गो देयर, तो इस टाइम के बारे में ही आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। टाइम नाउन हुआ, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव क्लॉज। अब कुछ को लग रहा हो कि मैम ये वेन आया, ये क्या बोलते हैं, कब का जवाब दे रहा है ना, तो ये तो एडवर्ब क्लॉज होना चाहिए था। तो नहीं, आपकी कन्फ्यूज़न अगले दो क्वेश्चंस में सॉल्व हो जाएगी। वेट, देखिए, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैंने उससे पूछा। क्या पूछा, वेन शी वुड गो देयर, कि वह वहाँ कब जाएगी। मैंने उसे पूछा, क्या पूछा, कि वह वहाँ कब जाएगी, तक आपका हो जाएगा नॉन क्लॉज। देखिए ये नॉन क्लॉज क्यों हुआ, क्योंकि ये मैंने उसे पूछा, क्या पूछा, ठीक है ना, मैंने उसे पूछा, पूछने का, उससे पूछा और क्या पूछा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो है कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। मैंने उसे पूछा कि वह कब जाएगी, ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, अच्छा ये 1 1 2 हो गया, ओके, नंबरिंग गड़बड़ा गई है, देख लीजिएगा ज़रा आप। मनीषा विल गिव मी बुक्स व्हेन आई विजिट दिस प्लेस, मनीषा मुझे वह बुक देगी जब मैं उस जगह पर जाऊंगा। तो मनीषा मुझे बुक देगी कब, जब मैं उस जगह पे आऊँगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कब का जवाब मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। अब मैंने वेन से ही 3 एग्जाम्पल्स क्यों लिए, ताकि आपको अगर थोड़ा भी कोई कंफ्यूज करके पूछना चाहे कि हाँ अगर कोई ये रट्टू तोता है कि
कब का जवाब मिलता है, ऐसे उसने रट लिया तो फिर कहीं वो कंफ्यूज ना हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझिए ज़रा कि ऐसे भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ व्हेन लिखा गया था लेकिन क्या आया, इस टाइम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आई न्यू द टाइम, मैं वह समय जानता हूँ कि वो कब आएगी, समय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी एडजेक्टिव क्लॉज। मैंने उससे पूछा, क्या पूछा, ये क्या का जवाब मिल रहा था कि वह कब जाएगी। क्या का जवाब मिल रहा है यानी ऑब्जेक्ट का जवाब मिल रहा है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, नाउन क्लॉज। अब मनीषा मुझे बुक देगी कब, जब मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। देखिए, मनीषा विल गिव मी बुक्स व्हेन आई विजिट हीज, नहीं यहाँ हर कर दीजिए, मनीषा लड़की है ना, मनीषा मुझे बुक देगी जब मैं उसके घर जाऊँगा प्लेस। ठीक है, आई डोंट नो द गर्ल whom यू मेट yesterday। अब ये whom यू मेट yesterday बताइए कौन सा क्लॉज है। मैं उस लड़की को जानता हूँ जिससे तुम कल मिले थे। लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। ये आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, whom शी इज स्पीकिंग ऑन फोन। ठीक है ना, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कि वह किससे बात कर रही है। ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। फिर से देखा आपने, देखो यहाँ भी whom से शुरू है, यहाँ भी whom से शुरू है, लेकिन ये वाला पार्ट कुछ और हुआ और ये वाला पार्ट कुछ और हो गया। यहाँ गर्ल के बारे में बता रहा था, whom से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ किसी के बारे में नहीं बता रहा है, बस कह रहा है कि मैं नहीं जानता क्या, कि वह किससे बात कर रही थी। क्या का जवाब मिल रहा है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, द बुक दैट यू गेव मी वॉज फैसिनेटिंग। वो किताब जो तुमने मुझे दी वह बहुत आकर्षक थी। किताब नाउन हो गया, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दैट यू गिव, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, शी सेड दैट शी वुड बी लेट। उसने कहा, क्या कहा, कि वह लेट हो जाएगी। क्या कहा, क्या का जवाब मिल रहा है यानी ऑब्जेक्ट का जवाब मिल रहा है, यानी ये क्या हो गया, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। यदि तुम पढ़ाई करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो इसमें यदि तुम पढ़ाई करते हो, इसमें क्या का जवाब मिल रहा है, क्या नहीं। क्या इफ़ यू स्टडी हार्ड किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नहीं, ये शर्त बता रहा है कि यदि मेहनत करते हो, बड़ी मेहनत करते हो तो पास हो जाओ। कंडीशन बता रहा है, यानी कि कंडीशन बताने वाला कौन होता है, जब हमारा एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, द हाउस वेयर आई ग्रू अप। देखो हाउस, घर के बारे में क्या, वो घर जहाँ मैं बड़ा हुआ, पैदा हुआ, वो डिमोलिश्ड हो गया, मतलब ढह गया, टूट गया, बर्बाद कर दिया गया। घर के बारे में यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट, सिंस यू आर हियर लेट्स बिगिन द लेसन। क्योंकि तुम यहाँ हो ही तो चलो पाठ शुरू करते हैं। ये कंडीशन बता रहा है कि चूँकि तुम यहाँ हो, चलो पाठ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी हो जाएगा, ये हम हो जाएगा एडवर्ब। समझ गए, आगे बढ़े। चलिए, इतने ही क्वेश्चंस है, बस आपको ये कर लेने हैं। नेक्स्ट, आई नो द लेडी। मैं उस लेडी को जानता हूँ जो कि हमारे ऑफिस कल आई थी, हु केम टू आवर ऑफिस यस्टरडे। लेडी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो कि कल आई थी, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, देखो इतने बड़े सेंटेंस है, हमने 2 पार्ट अंडरलाइन कर दिए हैं। बताइए, द शॉप दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय माय फादर हैज़ बीन रेंटेड टू द पर्सन हु केम हियर फ्रॉम माय होम टाउन। शॉप के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था मेरे फादर के द्वारा, तो बस ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। शॉप नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है। हैज़ बीन रेंटेड टू द पर्सन, पर्सन के बारे में आगे बात की गई है, जो कि यहाँ आया था मेरे होम टाउन से। पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फिर से ये एडजेक्टिव। समझ गया, दिस इज़ द रीज़न वाई यू हैव नॉट पास्ड। ठीक है ना, यही रीज़न है कि तुम पास क्यों नहीं हो पाए। ठीक है, यहाँ भी वॉइस है और यहाँ भी वॉइस है। अब देखिए दोनों में अंतर है, अब ज़रा इसको देख लिए। आई नो वाई यू हैव नॉट पास, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम पास क्यों नहीं हो पाए। तो यहाँ देखिए क्या का जवाब मिल रहा है, तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा, जबकि ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। क्या इतनी बारीक अंतर आप समझ पा रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न था
कि तुम पास क्यों नहीं हो पाए, यही रीज़न था कि तुम पास क्यों नहीं हो पाए। रीज़न का आपको जवाब मिल रहा है एडवर्ब क्लॉज, जबकि यहाँ रीज़न का जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ कह रहा है मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि तुम पास क्यों नहीं। ठीक है, यहाँ नाउन क्लॉज हो गया और ये एडवर्ब क्लॉज। बिफोर आई डाई आई वांट टू सी द नॉर्थ पोल, मरने से पहले मैं उत्तरी ध्रुव देखना चाहता हूँ। तो कब देखना चाहता हूँ, मरने से पहले। ठीक है, इसको आप कह दो कंडीशन भी दे रहा है या टाइम भी दे रहा है, यानी कि हो जाए। नेक्स्ट, आई नो अ गर्ल, मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसके पिताजी आर्मी में सर्व करते हैं। गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, द कॉफ़ी मेकर, कॉफ़ी बनाने वाली मशीन जो कि मैं अपनी वाइफ के लिए ख़रीदा वो कि बहुत एक्सपेंसिव है। कॉफ़ी मेकर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, फिर से ये एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, दैट ही गॉट डाइवोर्स्ड इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, देखो ये वर्ब हो गया। वर्ब के पहले क्या तुम्हारे बिजनेस की बात है, बिजनेस कहने का मतलब वो तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, उसका तलाक हो गया, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। यहाँ पे देखो एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया, इज वर्ब है ना, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में इतना आया, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं आता। नेक्स्ट, व्हेनेवर शी सिंग्स दैट सॉन्ग द ऑडियंस अपलॉड्स इंस्टिकली, जब भी वह गाना गाता है ऑडियंस जो है पूरे तह दिल से का मतलब स्वागत करती है, पूरे जोश से उसकी प्रशंसा करती है। तो कब, तो जब भी वह गाता है, टाइम बता है, जब भी वह गाता है, या कंडीशन भी कह सकते, जब भी वह गाता है, ये हो गया हमारा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20 नंबर, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट हेल्प दो स्टूडेंट्स हु डिडंट स्टडी सिस्टम, मैंने उसे कहा था कि मैं हेल्प नहीं करूँगा उन स्टूडेंट्स की, इनकी, जो सिस्टमेटिकली पढ़ाई नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स के बारे में बात की गई है कि जो कि पढ़ाई नहीं करते। फिर से इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो कि पढ़ाई नहीं करते, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, एंड विद दिस वी आर डन, थैंक यू सो मच। हमने कोशिश की है काफ़ी सारे टाइप्स, काफ़ी नहीं मतलब जो भी टाइप्स थे आपके क्लियरली समझाने की, और आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करा दिए ताकि आपको कोई फंसा ना सके टफ से टफ क्वेश्चंस में। आपको ग्रामर का आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है वर्ड्स की प्लेसमेंट इधर उधर कर देने से, है ना। तो इसमें आपने क्लॉज पहचानने सीख लिए, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज ईजिली कि किस तरह से क्या रोल निभाते हैं। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग एंड सी यू इन